हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेसग्राम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अपन स्टार्ट किया था उसमें थर्ड वेरिएबल का या फिर तीन वेरिएबल का, उसका आप वेरिएबल का भी इक्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अपन करेंगे इक्वेशन थर्ड वेरिएबल का, उसी से रिलेटेड सेकंड वेरिएबल का भी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि तो आपको इक्वेशन दे रखी होगी, वो इक्वेशन कौन से टाइप दे रखी होगी, या तो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी या फिर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, समघातीय या फिर असमघातीय इक्वेशन दे रखी होगी। अब देखो होमोजेनियस क्या होती है, जब आपको तीन इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन देने के बाद में तो इक्वल्स टू के बाद में आपको अगर सभी वैल्यूज क्या दे रखी होंगी, जीरो दे रखी होंगी। जैसे मान लो एक काम है a1x plus b1y plus c1z equals to 0, ऐसे a2x plus b2y plus c2z plus equals to 0 and a3x plus b3y plus c3z equals to 0। अगर इक्वल्स के बाद में आपको सभी टर्म्स क्या दे रखी हैं, 0, तो इस वाले केस को अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। एंड अगर आपको दे रखा है कि अगर इक्वल्स के बाद में कोई भी एक टर्म जो है वो नॉन जीरो दे रखी है, मतलब या तो ये वाली जीरो नॉन जीरो या फिर ये वाली जीरो या फिर ये वाली जीरो, हो सकता है कि आपको तीनों भी नॉन जीरो दे सकता है, तो उस वाले केस में अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जब होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें आपको एक दे रखा होगा संगत और असंगत इकाई। आपसे पूछी जाती है आपका सिस्टम जो है कौन से टाइप का, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, उसके लिए अपन देखते हैं। अब देखो अपन स्टार्ट किया था क्रिमिनल रूल के अंदर अपने सबसे पहले देखा था कि क्रिमिनल रूल में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज, वो आपका बनता है। देखो क्रिमिनल रूल में अपन ने ये देखा था a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d। ठीक है, यहां से अपन ने डेल्टा x की वैल्यू निकाली थी, x इक्वल्स टू बनता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू बनता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल्स टू बनता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाली थी, देखो डेल्टा कैसे, जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी होगी उन इक्वेशन के जो आपके कोएफिशिएंट थे x y z से वहां से एक डिटरमिनेंट करनी थी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अपन से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। मतलब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये आपका डेल्टा हो गया। डेल्टा x कैसे निकाला था आपने, इक्वल्स के बाद इक्वल्स के बाद जो भी टर्म आपकी d1 d2 d3, अगर इस पूरी टर्म को आप कॉलम फर्स्ट में रिप्लेस करोगे डेल्टा x बनेगा, कॉलम 2 में रिप्लेस करोगे डेल्टा y बनेगा, और कॉलम में थर्ड में रिप्लेस करोगे तो आपका डेल्टा z बन जाएगा। तो यहां से देखोगे आपका d1 d2 d3, क्या आपका बनेगा a2 बनेगा b1 c1 b2 c2 b3 c3। डेल्टा y को सुना था d1 d2 d3, मैंने इसको कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दिया, तो देखो यहां से आपकी वैल्यू बन गई a1 a2 a3 c1 c2 एंड c3। ऐसे ही अगर हम डेल्टा z की वैल्यू निकालते हैं तो इसको थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर देते हैं d1 d2 d3, और यहां पे बनेगा आपका a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। ठीक है, ये आपने यहां से देखा। अब देखो ये तो कब, जब आपको x y और z की वैल्यू निकालनी थी तो अपन ने यहां पे वैल्यू बता दी। इसके बाद मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया था कि डेल्टा जो है हर एक जो इक्वेशन सॉल्यूशन के इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। कि डेल्टा अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या बनेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की टाइप बताता हूं आपको। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, एक तो आपका बनता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हम बोलते हैं संगत इकाई
एंड इनकंसिस्टेंट को अपन बोलते हैं असंगत निकाय। अब देखो संगत निकाय और असंगत निकाय में क्या डिफरेंस है? if a system has at least one solution, अगर कम से कम एक सॉल्यूशन रखता है तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? संगत निकाय बोलते हैं। अब देखो अगर एक सॉल्यूशन रखता है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? आपका एग्जाक्टली सॉल्यूशन वाला वो भी संगत निकाय बनेगा, टू सॉल्यूशन वाला वो भी संगत निकाय बनेगा। हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन इनफाइनाइट है लेकिन सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस किसमें आएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम में आएगा। तो इसके अपन दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि अपन तो पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये वाला बात क्लियर है? देखो मैंने क्या बताया आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा बनता है? एक सिस्टम है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसकी सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? संगत निकाय बोलते हैं। वो आपका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन भी हो सकता है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। ऐसा निकाय कौन सा होगा? A system has no solution, ठीक है? ऐसा निकाय जिसका एक भी हल विद्यमान नहीं होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि आपने संगत और असंगत निकाय बता दी। अब आपको इक्वेशन ये वाला दे रखी होगी, इस इक्वेशन से आपको क्या करना होगा? x y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सा निकाय है, संगत निकाय है, असंगत निकाय है, ठीक है? तो इसको अपन इसके साथ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इस चीज को क्लियर हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे अपन डेल्टा की वैल्यू से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो यहां से अपन हेडिंग डालते हैं वापस से डेल्टा। अगर देखो डेल्टा आपने कहां से निकाला था? या आपने डेल्टा निकाल लिया तो x y z के कोएफिशिएंट थे, इन सभी कोएफिशिएंट से आपने डेल्टा निकाल लिया। और अगर डेल्टा की वैल्यू देखो दो केस बनेगा आपके पास में, डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो सकता है एंड डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है? अब देखो जब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है? देखो जहां पे अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, देखो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ आपकी वैल्यू से ये वाला वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो डेल्टा x की वैल्यू कुछ भी होगी तो उसका कोई ना कोई तो हल आएगा। x की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और z की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ये कई बार बच्चों के दिमाग में आता है x y z, तो इसके तो तीन सॉल्यूशन हो गए। नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक संगत एक निकाय की बात कर रहे हैं। तो निकाय में x y z इनका जो सिस्टम बनेगा, x y z का जो कोऑर्डिनेट बनेगा पूरा, अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें x y z की, तो वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, वही उसका एक सॉल्यूशन बनता है। बात क्लियर? मतलब x y z की अलग-अलग वैल्यू निकालने में इसके तीन सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। इसका x y z की वैल्यू निकालने के बाद उसको अपन क्या बोलेंगे? ओनली एक सॉल्यूशन बोलेंगे। बात क्लियर? मतलब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये डिवाइडर का जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो x की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई। अरे अगर मान लीजिए ऊपर वाला वैल्यू 0 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। मतलब जब आप x y और z की कुछ फाइनाइट वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपका डेल्टा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी और नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगी। और नॉट इक्वल टू 0 होगी तो x y z का एक ऑर्डर्ड वैल्यू बन जाएगा। उनका आपके पास कितना सॉल्यूशन आ गया? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो उस वाले केस में आपका सिस्टम क्या बनेगा? एक कंसिस्टेंट संगत निकाय बनेगा, क्योंकि आपके पास कौन सा एक सॉल्यूशन तो आएगा। अरे बात क्लियर है? तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम जो बनेगा वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा एंड exactly one solution,
ओनली एक सॉल्यूशन ही आया और एक सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे हम डेल्टा लगा लिया डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ये सभी वैल्यू निकाल के अपन इससे वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है। अब देखो कई बार क्या होगा अब डायरेक्टली आप सॉल्यूशन पूछ लेगा और कई बार क्या होगा कि आपको x y और z यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनमें किसी ना किसी एक या फिर दो की दो कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी होगी वेरिएबल की फॉर्म में दे रखी होगी। वहां पर कोई x डाल रखा होगा या फिर कोई a वेरिएबल डाल रखा होगा कोई p वेरिएबल डाल रखा होगा q वेरिएबल डाल रखा होगा। तो आपको वहां से ट्यूशन में ये गिवन होगा कि आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो एंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू आपके वहां से माइनस करनी पड़ेगी ठीक है। तो उसको क्या फिर कैसे इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि कंसिस्टेंट सिस्टम की कंडीशन क्या बनती है डेल्टा इक्वल टू 0 होगा कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बनेगा। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां से अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा डेल्टा इक्वल टू 0 वाले केस में दो केस बनेगा दो कंडीशन बनेंगे कैसे। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है एंड इफ डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा z इक्वल्स टू 0 अगर आपके पास में डेल्टा का वैल्यू 0 आ गई तो दिमाग में लेके चलो यहां पे 0 है यहां पे 0 है यहां पे 0 ठीक है। और ऊपर वाला वैल्यू क्या बनेगी 0 by 0 by 0 by 0। अब देखो 0 by 0 आ गया अगर 0 by 0 आ गया इट मींस वो आपका जो सॉल्यूशन देगा। अब 0 by 0 क्या होती है एक अनडिटरमाइंड वैल्यू होती है। अपन 0 by 0 को डायरेक्टली 0 नहीं बोल सकते। जब अपन लिमिट बढ़ाते हैं लिमिट वाला केस आपने पढ़ लिया होगा लिमिट वाला केस में अपन क्या देखते हैं 0 by 0 इंफिनिटी by इंफिनिटी इंफिनिटी इनटू 0 0 इनटू इंफिनिटी इंफिनिटी की पावर 0 0 की पावर इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी ये सब क्या होती है अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। इनकी वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है नेगेटिव में -1 भी हो सकता है 1/2 भी हो सकता है √2 भी हो सकता है। मतलब उनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वहां पे पॉसिबल है। मींस अगर x की वैल्यू आपने देखो ये वाला कैसे लगाया डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0 डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी 0 तो आपका क्या बनेगा 0/0। अब 0/0 की आपकी फाइनाइट वैल्यू तो नहीं आएगी फिक्स वैल्यू तो नहीं आएगी। यहां पर कुछ भी हो सकता है यहां पे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया मतलब ओनली इस x के लिए आपके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा y की वैल्यू पुट करता हूं तो ये भी आपका 0/0 बन जाएगा तो इससे y के साथ में कितनी पॉसिबिलिटी हो गई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसे z के साथ में 0/0 इट मींस यहां से आपके पास में x y z के कितने ऑर्डर बन सकते हैं कितने पॉसिबल है। यहां पे x y z के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर में पॉसिबल है। इट मींस ऐसा अगर आपको सिस्टम दे रखा होगा उस वाले केस में अपन इसको ये बोलते हैं कि इसके टोटल सॉल्यूशन बनेंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं उस वाले केस में उस सिस्टम को अपन कंसिस्टेंट या फिर संगत निकाले होते हैं। ये सोचो देखो यहां से अपन इसकी डेफिनेशन बता देते हैं तो ये आपका बनेगा डेल्टा x डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा z इक्वल्स टू आप 0 ले रहे हैं तो इस वाले केस में आपका सिस्टम जो बनेगा पहले तो अपन लिख देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे और अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ गया इस वाले सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर संगत निकाला जाएगा। क्लियर सभी को देखो सेकंड वाला केस सेकंड केस अपन ने क्या लिया डेल्टा तो 0 तो है ही देखो इसी के अंदर मैं दो केस ले रहा हूं मींस इन दोनों केस की डेल्टा की वैल्यू को पहले से अपन क्या मान के चल रहे हैं कि वो 0 बनी होगी। अब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 बन जाती है उस वाले केस में अपन के दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए क्या या तो तीनों की वैल्यू क्या होगी 0 होगी या फिर उन तीनों में से किसी ना किसी एक एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन 0। अगर उन तीनों में से कोई भी एक नॉन 0 हो गया तो उस वाले केस में उस सिस्टम का एक भी हल विद्यमान नहीं होगा या फिर वो आपका सिस्टम क्या बनेगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा। देखो कैसे बनेगा यहां से अपन क्या बोल देते हैं कि एटलीस्ट
at least delta x, delta y and delta z, at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero, then the system has no solution and also known as a inconsistent system, a inconsistent system। देखो क्या बताया मैंने, at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero। delta x, delta y और delta z में से कोई ना कोई एक अगर नॉन जीरो बन रहा है, नॉन जीरो मतलब जीरो के इक्वल नहीं बन रहा है, उस वाले केस में the system then system has no solution, उस सिस्टम का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा and also known as a inconsistent system, और उस सिस्टम निकाय को अपन असंगत निकाय के नाम से जानते हैं। मेरी बात क्लियर है? देखो इस वाली चीज को समझो, मैं मान लेता हूं कि आपके पास में डेल्टा की वैल्यू तो क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू हम 0 ले लेता हूं और देखो डेल्टा x जो है वो डेल्टा x के सॉल्यूशन यहां पे आपको क्या बनेगा, मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पे 1 मान लेता हूं, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 मान लिया मैंने, तो 1/0 ये तो आपका क्या बनेगा, इंफिनिटी बन गया, और इंफिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप बोलोगे सर यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा, अरे नहीं, यहां से तो अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 0/0 यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन आपको तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन दिखाना है, ना कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, ना कि z की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन दिखाना है। तो x, y और z के कितने ऑर्डर्ड पेयर एक साथ में पॉसिबल हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात ये है, ठीक है। अब देखो यहां से आपको इसने इनफाइनाइट बना दिया, और इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इनसे इन तीनों में से कोई भी एक अगर इक्वल्स टू इंफिनिटी बन जाएगा, और इक्वल्स टू इंफिनिटी का बनेगा जब ऊपर वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 0 बन नॉन जीरो नहीं हुई, मतलब 0 होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं, अगर ये नॉन जीरो होगी तो ऊपर कुछ फाइनाइट वैल्यू का 0, तो ये जो आपका एग्जैक्टली x का या फिर y का या फिर z का वही के स्पीड फ्लो बन गया इंफिनिटी इक्वल, और इंफिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, इट मींस उस सिस्टम का कोई भी विद्यमान नहीं होगा, और अगर हल विद्यमान नहीं है तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत निकाय बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये अपन ने क्रीमेर रूल जो अपन ने देखा था, क्रीमेर रूल वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो जब आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन के सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एक तो होता है मैट्रिक्स मेथड, वो अपन जब अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन उसको डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका क्रीमेर रूल, या फिर जिसको अपन सार्डिन मेथड भी बोलते हैं, वो अपन ने अभी सार्डिन के साथ में या फिर डिटरमिनेंट के साथ में अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। एक वो आता है रैंक मेथड, वो जनरली नहीं करवाया जाता है बहुत बार, ठीक है। तो अपन रैंक मेथड भी पढ़ेंगे, वो अपन का आएगा मैट्रिक्स के साथ में, तो उसी टाइम पे अपन क्या करेंगे, रैंक मेथड और मैट्रिक्स मेथड को दोनों एक साथ में डिस्कस करेंगे। अब ये अपन ने क्रीमेर रूल या फिर सार्डिन मेथड को डिस्कस किया है। अब ये आप नोट करो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपन x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या अपन डेल्टा x अपॉन, देखो इसमें कंफ्यूजन में इतना सा होता है कि बच्चे क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा x कर देंगे, या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो ये आपको खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना भाई कैसे आपको याद करना है, हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका होता है याद करने का। तो बस ये है कि नीचे हमेशा क्या आता है, डेल्टा आता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये डेल्टा x को डेल्टा y डेल्टा z x y z की वैल्यू निकाल ली। फिर आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, अनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, और डेल्टा की वैल्यू पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो कैसे डिपेंड करते हैं, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की। बहुत कुछ डाउट है तो पूछो, अपन क्वेश्चंस करते हैं तो वहां से आप क्वेश्चन से कुछ चीजें और क्लियर होंगी।
अब देखो जब आपको मान लिया कि ये तो नॉन होमोजेनियस दे रखा था, ठीक है, जब होमोजेनियस दे रखा होगा तो उस वाले केस में कुछ पॉइंट्स है, बस यहीं से वो पॉइंट बनाए, कंडीशन देखो अगर d1 d2 d3 बन जाएगा, d1 d2 d3 की जगह अपन क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां से वो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो वो पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, दिखा देता हूं आपको। हाँ देखो एक दो पॉइंट्स है, वो पॉइंट अपन लिखते हैं पहले। For homogeneous equations is always consistent as x equals to 0 equals to y equals to z is always a solution. This is known as trivial solution. Trivial solution. देखिए ये कुछ भी नहीं, आपको दे रखा होगा for homogeneous equation is always consistent, जो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन होती है वो हमेशा ही क्या बनती है, संदर्भ निकाला जाता है, क्योंकि 0 0 0 आएगा, ठीक है, अगर 0 0 आएगा तो वहां से आपकी वैल्यू डेल्टा x क्या बन गया, डेल्टा x क्या बन जाएगा 0 बने, डेल्टा y क्या बनेगा 0 बने, डेल्टा z क्या बनेगा 0। अब देखो यहां से डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी। अब नीचे जो डेल्टा है देखो इसी को समझो एक बार, यहां से मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू अपन ने कैसे निकाला थी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y की वैल्यू अपन ने निकाला थी डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z की वैल्यू अपन ने निकाला थी डेल्टा z अपॉन डेल्टा, ऐसे निकाला थी। आपने क्या बोला कि फोर होमोजेनियस, अगर होमोजेनियस होते हैं इसका मतलब d1 d2 d3 क्या बन गया 0 बन गया, और अपन डेल्टा x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां पर आप d1 d2 d3 फर्स्ट कॉलम में पुट करते हैं, देन ऐसे ही डेल्टा y कैसे निकालते हैं सेकंड कॉलम में d1 d2 d3, देखो मतलब अगर तीनों एक कॉलम में तीनों एलिमेंट क्या बनेंगे, यहां पे 0 बनेंगे, यहां पे 0 बनेंगे, यहां पे 0 बनेंगे, तो यहां से क्या समझते हैं कि जो होमोजेनियस सिस्टम बनेगा उसके लिए डेल्टा x = डेल्टा y = डेल्टा z = 0 बनेगा ऑलवेज। ये छोड़ दो क्योंकि डेल्टा x के अंदर भी d1 d2 d3 का एक कॉलम आता है, ऐसे डेल्टा y के अंदर भी d1 d2 d3 का एक कॉलम आता है, और डेल्टा z के अंदर भी d1 d2 d3 का एक कॉलम आता है। पूरी कॉलम की सभी एलिमेंट हमने जो भी देखी थी, प्रोटीन नंबर 2 3 जो भी थी, हर एक एलिमेंट अगर किसी भी कॉलम को किसी भी रो के अगर 0 बन जाता है तो उस वाले केस में अपन ये बोल सकते हैं कि सारणी या ट्रीटमेंट की वैल्यू क्या बनती है 0, यहां से डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू आगे 0 आ गई, ठीक है। या आप देखो यहां पे 0 पुट करते हैं, 0 अपॉन डेल्टा बनाना, ये y = 0 अपॉन डेल्टा, और यहां पर x था, यहां से z = 0 अपॉन ये डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जब अपन यहां डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा की वैल्यू की तो हम पे क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ xyz, कोएफिशिएंट ऑफ xyz आ गए, यहां से a1 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, वही बात क्लियर है। अब यहां पे जो आपका डेल्टा बनेगा वो डेल्टा = 0 भी हो सकता है एंड नॉट = 0 भी हो सकता है। अब देखो जब मैं मान लेता हूं कि आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटी है, मान लेता हूं डेल्टा के आपके पास में दोनों पॉसिबिलिटी है 0 और एक नॉट = 0। अगर मैं पहले वाली पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं, पहले वाली पॉसिबिलिटी कौन सी 0, मान लेता हूं एक में दो केस ले लिया मैंने, केस फर्स्ट के लिए कि डेल्टा = 0 है, अगर डेल्टा = 0 है तो उस वाले केस में x क्या बनेगा 0/0,
y इक्वल्स टू क्या बनेगा 0/0 एंड z इक्वल्स टू क्या बनेगा 0/0। अरे बात आ गई है। अगर आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई तो ये तो अनडिफाइंड हो गई, अनडिफाइंड हो गई, और अनडिफाइंड केस में टोटल सॉल्यूशन कितने बनते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अरे बात क्लियर है, ठीक है। और अगर हम मान लिया है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ तो क्या सिस्टम क्या बनेगा कंसिस्टेंट, ये भी अगर कंसिस्टेंट सिस्टम बन गया। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो व्हाट इज इट 0 बाय नॉट इक्वल टू 0 बाय नॉट इक्वल टू 0 0 बाय नॉट इक्वल टू 0 ऐसे बनता है। देखो क्या बनेगा x इक्वल टू 0 बाय नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाय नॉट इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 बाय नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ये नीचे फाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो अपन ये बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 इक्वल टू y इक्वल टू क्या बन जाएगा z बन जाएगा। ये दोस्तों अब देखो अपन ने यहां पे क्या बोला है for homogeneous equation is always consistent। homogeneous equation जो है वो हमेशा क्या बनेगी consistent। देखो यहां से आपके पास में only one solution आ गया, only one solution। अगर one solution है तो आपका सिस्टम क्या बन जाएगा, ये आपका consistent सिस्टम बन जाएगा। या आपका कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा। तो यहां से देखो आपने क्या क्या लिया कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है, अगर होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी तो आपके पास में दो केसेस बनेंगे, तो केस फर्स्ट एंड एक केस सेकंड, और दोनों केस से भी वो सिस्टम क्या बन रहा है कंसिस्टेंट बन रहा है। तो ये वाला है, ये वाला मतलब अपन ये क्लियर कर दिया, ये यहां पे आप क्लियरिफाई कर दिया कि फॉर होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये तो हमेशा क्या बनेगा कंसिस्टेंट ही बनेगा। और इसमें थोड़ा सा आगे को मॉडिफाई कर दिया इफ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 and z इक्वल्स टू 0 is always a solution, this is not as trivial solution। अगर ऐसा होगा तो ये सॉल्यूशन हमेशा एक वन सॉल्यूशन देता है, और वो वन सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, ये जो वन सॉल्यूशन बनेगा ये हमेशा क्या बनेगा 0, 0, 0 एंड 0, 0, 0 जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का ही आप स्पेशल नाम देते हैं कौन सा ट्राइवल सॉल्यूशन। एक बात क्लियर सभी को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा आपको डायरेक्टली ऑप्शन के अंदर ये देखा होगा कि ट्राइवल सॉल्यूशन दे रखा है, वन सॉल्यूशन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस हुआ तो इसको अपन वन सॉल्यूशन के अंदर भी इंक्लूड करेंगे। ट्राइवल सॉल्यूशन आपने भी बोल दिया क्योंकि जो आपका वन सॉल्यूशन जो था 0, 0, 0 ये आपका एक ऑर्डर है x y z का एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन को स्पेशली आपने नाम क्या दे रखा है ट्राइवल सॉल्यूशन दे रखा है। अरे बात क्लियर है सभी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये जो है ये अपन कब डिफाइन करते हैं जब आपको चले फिर होगी नॉट ऑलवेज दो इसके साथ एक पॉइंट को क्लियर करते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो यहां से सब क्लियर किया, ये पॉइंट कि जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम तो बन गया है, लेकिन जब x y z इक्वल्स टू 0 आ गया तो ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा और ट्राइवल सॉल्यूशन बन जाएगा। जब ऐसा होगा तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, नॉन यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, उस वाले केस में इसको अपन में नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राइवल सॉल्यूशन बन गया, ट्राइवल सॉल्यूशन बन गया। ये रेसिपी नोट करो, ये अच्छा पॉइंट है बहुत। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे भी हम क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करेंगे। नोट करो फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, जो भी हमने पढ़ा है वो सब चीजें क्लियर होगी। प्रॉपर नोट करो।
चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं कंसिस्टेंट आप सॉल्यूशन किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास में जब मान लो बोर्ड के अंदर दे रखा हो तो बोर्ड में आपको कुछ पहले से आइडेंटिफाई कर रखा हो कि प्रीवियस रूल से फाइंड आउट करना है, मैथमेटिक्स मेथड से फाइंड आउट करना है। लेकिन जब भी आप एलिमेंट्स डायग्राम देने बैठोगे तो वहां पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप किसी भी मेथड को सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर जब सिंपलीफाई करोगे तो आपने बेसिक पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि इस पॉइंट में से ऑलवेज एक दो एलिमेंट्स को एडवांसमेंट डेफिनेटली आता ही आता है। कभी भी यहां से क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वाला जो पॉइंट है हमेशा आप याद रखना, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन आप लगा दो, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाता है कैसे पूछे जाता है, आपको वेरिएबल डालना होगा। क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल डाल रखा होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देखिए, या फिर उस वेरिएबल की आपको ऑप्शंस के अंदर कंडीशन दे रखी होगी, कौन सी कंडीशन जो उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज तो मैं एक ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम। solve by Cramer's rule। Cramer's rule से आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो सिस्टम आप करेंगे x plus y minus z equals to 6, x minus y plus z equals to 2, 3x plus 2y minus 4z equals to -5। ये आपको सिस्टम दे रहा है कि वेरिएबल आप देखिए क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछेगा कि अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और अगर वो सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, और अगर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है सिस्टम है। पूरी चीजें जो हम उस पे डिपेंड करती हैं, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा हमने कैसे निकाला था, x y z जितने भी कोएफिशिएंट थे उन सभी कोएफिशिएंट से आपने एक स्टेटमेंट बनाई थी, उस स्टेटमेंट में वैल्यू को आपने डेल्टा का पता देखो यहां से क्या किया गया है 1 -1 -1 3 2 and -2। यहां से डेल्टा देखो डेल्टा निकाल ला दे, किसी भी रो या किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहां से 1 के फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये आपका डेल्टा के रेस्पेक्ट में ओपन किया, दिस इज दिस माइनस दिस इज दिस, क्या बनेगा 4 -2, क्या बन रहा है 4 -2। सेकंड एलिमेंट के साथ हम ऑलवेज क्या करते हैं, नेगेटिव बनता है, इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। देखो वन जिसकी को लो जिसकी को क्या आ रहा है उसको लेते हैं, क्या बनेगा -4 माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 7 बनेगा, फिर प्लस का 1 हो गया। ये वाला वाला जिसकी को लो जिसकी को क्या आ रहा है उसको लेते हैं, क्या बनेगा 2 + 3, यहां पर बनेगा 2 + 3 ऐसे बन जाएगा इक्वल टू ये 2 देखो माइनस हो गया 7 + 5 तो कितना बन रहा है 12 + 2 क्या आ 14 बन रहा है। यहां से डेल्टा की वैल्यू आपका 14 आ गई। इसके बाद आप देखो अपन डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा x इक्वल्स को कैसे निकालते हैं, देखो इक्वल्स की बात आप जो जब देखो आपका d1 * d3 बना था, d1 * d3 बन गया। और जब d1 * d3 को अपन फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करते हैं तो आपका डेल्टा x बनता है। सेकंड करेंगे डेल्टा y बनेगा, थर्ड में करेंगे तो डेल्टा z बन जाएगा। यहां से देखिए 6 2 -5 बाकी दो कॉलम को आपने एज जैसे कैसे रखना है 1 -1 2 1 1 और माइनस का 4 बन जाएगा। देखो प्लस तो इसको अगर ओपन करेंगे 6 प्लस 4 माइनस 2 कितना बन जाएगा 2, माइनस का 1 बनेगा। दिस 5 आएगा माइनस का 8 और प्लस का
5 कितना बनेगा माइनस का कैलकुलेशन कर लेना आप से 1 के रेस्पेक्ट में आप ओपन करेंगे क्या बनेगा 2 वैसे माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस से क्या 4 और माइनस का 5 क्या बनेगा माइनस का 2 1 बन जाएगा देखो कितना बन रहा है या 12 प्लस 3 और माइनस का 1 15 माइनस का 1 दूसरा बन गया 14 बन गया ऐसे ऐसे यहां से डेल्टा y की वैल्यू को निकाल लेते हैं डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे जो आपका r1 * 3 की वैल्यू थी उसको अपन किस में रिप्लेस कर देंगे सेकंड कॉलम में बाकी दो कॉलम तो अपने अलग ऐसे ऐसे रखना है तो अपन क्या करते हैं पहले इसको रिप्लेस करते हैं पहले वन की वैल्यू रख देंगे फिर यहां से देखिए बाकी दोनों कॉलम को ऐसे कैसे कैसे रख देते हैं देखो क्या बनेगा सेकंड कॉलम 6 2 माइनस का 5 बाकी दो कॉलम 1 1 एंड 3 1 1 और माइनस का 4 फर्स्ट देखो ओपन करेंगे क्या होगा 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे क्या होगा माइनस का 8 और प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 5 क्या होगा माइनस का 3 सेकंड के साथ में देखो सेकंड के साथ में ऑलवेज माइनस बनता है 6 किसकी कॉलम किसकी रो में आ रहा है क्या देखो या क्या बनेगा माइनस का 4 और माइनस का 3 आपका माइनस का 7 बन जाएगा डेन 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे माइनस का 5 एंड माइनस का 6 देखो माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 11 बन जाएगा इक्वल्स टू बन जाएगा -3 प्लस 42 और माइनस का 11 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा क्या आपका 14 बन जाएगा वो 42 - 14 क्या आपका बन जाएगा 28 बन जाएगा यहां से हम डेल्टा z वैल्यू को निकाल लेते हैं डेल्टा z हम कैसे निकालेंगे इक्वल्स टू इसको d1 d3 को थर्ड ओवर प्लेस कर सकते हैं 6 2 - 6 2 -5 6 2 -5 देन इन टू कॉलम्स को ऐसे रख लेते हैं 1 1 और 3 1 -1 और 2 ऐसे बन जाएगा देखो इसको अगर ओपन करते हैं तो इक्वल्स क्या बन रहा है 1 into 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 5 माइनस का 2 बराबर हो गया फिर माइनस का 1 बनेगा माइनस का 4 हो गया देखो यहां पे क्या बन रहा है माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11 बनेगा 6 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे प्लस का 6 है ये देखो यहां पे बनेगा 2 प्लस 1 2 प्लस 3 ये 5 बन जाएगा प्लस 2 बनेगा 1 प्लस a1 प्लस 30 उसको कितना बन रहा है 41 प्लस 42 बन जाएगा अब देखिए ये आपने यहां से डेल्टा का कितना आ गई 14 मतलब है यहां क्या करना है नॉट इक्वल्स टू 0 अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 बन गया तो आपका सिस्टम क्या बनेगा कंसिस्टेंट बनेगा और ओनली वन सॉल्यूशन आएगा ओनली आप यहीं से डेल्टा का वैल्यू से ये कन्फर्म कर दिया कि आपने 3 केस देखे थे कौन-कौन से 3 केस देखे थे डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो सॉल्यूशन तो ओनली वन सॉल्यूशन बनता है और आपका सिस्टम क्या बनेगा कंसिस्टेंट या फिर संसद निकाय बनेगा क्लियर है उसके बाद में डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 वाले केस में अपने दो कंडीशंस देखी थी कौन सी अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 हुआ एंड डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इक्वल्स टू 0 वो सभी भी 0 बन गई 0 बन जाएगा हम सोचो 0 बन बनेगा तो वो अनडिटरमाइंड बन जाएगा और अनडिटरमाइंड फॉर्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कुछ हो सकती है मतलब वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन गए तो आपका सिस्टम क्या बन जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है एटलीस्ट द सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर कम से कम एक सॉल्यूशन का इस्तेमाल होगा तो आपका सिस्टम क्या बनेगा कंसिस्टेंट या फिर संसद निकाल जाएगा ऐसे ही डेल्टा इक्वल्स टू 0 तो है ही एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इज नॉन जीरो अगर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में से कम एक की वैल्यू क्या आ गई नॉन जीरो आ गई या फिर नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई उस वाले केस में नीचे तो 0 बनेगा ऊपर नॉट इक्वल्स टू 0 बनेगा तो नॉन जीरो अपॉन 0 क्या बनेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट बनेगा और इनफाइनाइट का एग्जिस्टिंग करता इसलिए आप क्या बोलते हैं कि सिस्टम का नो सॉल्यूशन विद्यमान होगा एक भी सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा और जब सिस्टम में एक भी सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होता है तो उस वाले केस में सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत निकाल देते हैं ये वीडियो देखो ये सिस्टम जो बनेगा आपका बनेगा कंसिस्टेंट या फिर
संगत एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार तो आपको ओनली ऑप्शन इसी फॉर्म में दे देते होंगे, कंसिस्टेंट एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीस। आपको ऐसे ही दे रखा होगा। हो सकता है कि कई बार आपको इस वाले फॉर्म में देने के बजाय जो आपका सॉल्यूशन आया है जो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को आपने बता दिया, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आपका जो ट्रिपलेट बनेगा, तो पेड़ बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा एक्सपोनेंशियल का, वो होगा क्या एक्चुअल में, उसके लिए अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स क्या बनता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा। देखो डेल्टा x की वैल्यू आपने कहां से निकाला थी, क्या आया 14 बाय इसकी वैल्यू क्या आ गई, 14 इक्वल्स क्या बनेगा 1 बनेगा, यहां से x की वैल्यू आ गई। y कैसे निकाला था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा 28 बाय 14 बन रहा है बस 2 बन गया था। z इक्वल्स टू यहां से अगर फाइंड आउट करते हैं डेल्टा z अपॉन डेल्टा क्या बनेगा 42 अपॉन 14 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन बनेगा 1, 2, 3, ओनली वन सॉल्यूशन। बात क्लियर सभी को, या अपन ने प्रीमियर रूप से कैसे एक थर्ड ऑर्डर का सिस्टम होता है उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके अंदर भी क्वेश्चन जो है वो देखो ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, ये तो मैंने आपको बस जो अपन ने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो करना सिखाया है। यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअल बनते कैसे वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।